गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। आज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर लगभग हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे आपको ग्रुप में भी मैसेज किए गए थे कि आप लोग अपना जो होमवर्क है उसे पीडीएफ फॉर्म में सेंड करें, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने अभी तक जो है अपना जो होमवर्क है वो अभी सेंड नहीं किया है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क जो है पीडीएफ बना करके सेंड करते रहें। और आज हमारा जो लेसन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और इसके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हम बात कर रहे थे जंक्शन प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में एक जंक्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एम्पुलरी स्टमस जंक्शन। एम्पुलरी स्टमस जंक्शन में वहां पे जो ओवम होता है वो एंटेंगल्ड हो जाता है और एक हार्मोन को रिलीज करता है, वो एंजाइम को रिलीज करता है जिसको हम फर्टिलाइजिंग हार्मोन कहते हैं। और जो स्पर्म का हेड होता है उस पे एंटी फर्टिलाइजिंग क्या होता है, हार्मोन होता है, जो कि केमिकली वहां पे कम्युनिकेशन होता है कि जो ओवम होता है वो जिस पर्टिकुलर ओवरी से रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो स्पर्म मैक्सिमम उसी तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं इस एंजाइम्स की वजह से। उसके बाद हमने कहा कि जब वहां पे जो स्पर्म होता है उसमें कैप्सिटेशन होता है, उसके ऊपर जो लेयर होती है स्टेरॉइड की लेयर वो क्या हो जाती है, हट जाती है। और वहां पे जैसे ही ओवम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वहां पे जो स्पर्म होता है वो स्टक करता है, तो वहां पे जो लेयर होती है जो जिसको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, उसको डिसॉल्व करने के लिए जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करता है और डिसॉल्व करके वो एंटर करता है जब वो सेकंड लेयर में जाता है तो कोरोना पेनिट्रेटेड जो एंजाइम होता है और एक्रोसिन एंजाइम की हेल्प से जो न्यूक्लियस होता है वो ओवम के अंदर क्या हो जाता है, वहां पे रिलीज कर दिया जाता है। और अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करता है, मियोटिक सेकंड को क्या कर देता है, वहां पे कंप्लीट कर देता है और सेकंड पोलर बॉडी वहां पे फॉर्म हो जाती है। अब ओवम क्या करता है, वो जो ओवम है उसके अंदर अब वो वहां पे एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जब जाइगोट बनता है तो क्लीवेज होता है जाइगोट का। जाइगोट जब क्लीवेज करता है और यहाँ पे 8 to 16 सेलुलर स्टेज जब ये बनाता है, सपोज एक डिप्लॉयड सेल है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि जो एम्पुलरी जंक्शन होता है, तो एम्पुलरी जंक्शन में हम कल बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या होगा, इस वाले रीजन में यहाँ पे जब ओवम रिलीज होकर के आएगा, तो यहाँ पे ओवम जब आएगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटेंगल्ड हो जाएगा, फंस जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्यूज करेगा और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको क्या कहते हैं, हम जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट क्या करेगा, इसमें डिवीजन होता रहेगा और ये जब 8 to 16 स्टेज में चला जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं या ब्लास्टोला हम इसको कहते हैं। और ब्लास्टोमियर बनने के बाद जब ये ब्लास्टोमियर की सेल्स दोबारा से 8 to 16 स्टेज को क्या करेगी, अटेन करेगी, तब ये स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। और ये मोरुला धीरे धीरे करके क्या होता है, अब यहां से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे दो लेयर्स बनती है, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ऐसे यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, ये सेल्स हैं, सारी की सारी ये सेल हैं। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है विच इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, क्या कहते हैं इसे, ट्रोफोब्लास्ट, विच हेल्प इन द इम्प्लांटेशन ऑफ द यूट्रस। यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट आएगा और इस ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगी, यूट्रस के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगी, इम्प्लांट हो जाएगी। और इस प्रोजेक्शन को, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है इनप्लांटेशन। इनप्लांटेशन इसको कहते हैं हम
इस वाली प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन कहा जाता है। कौन सी वाली स्टेज को, जब क्या होगा, जो ये ट्रोपोब्लास्ट है, जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, जब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, यूट्रस की वॉल पे अटैच हो जाएगा। तो जब ये अटैच हो जाएगा तो उसके बाद वहां पे उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है वहां पे इम्प्लांटेशन। मतलब अब वहां पे क्या हो चुका है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की वॉल में क्या हो चुका है, इम्प्लांट हो चुका है। और इसके अंदर जो सेल्स होती है इनको हम कहते हैं इनर मास ऑफ सेल, इनर मास सेल कहते हैं, जो कि डिफरेंशिएट होके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। और 3 टाइप की यहाँ पे लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एंडोडर्म इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये लेयर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और डिफरेंट डिफरेंट लेयर से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मेसोडर्म से ऑरिजिनेट होता है हमारा जो हार्ट होता है, तो वो मेसोडर्म से ऑरिजिनेट होता है। जो हमारा ब्रेन होता है, माइंड होता है, वो एक्टोडर्म से क्या होता है, यहाँ पे ऑरिजिनेट होता है। और जैसे हम ऑसोफेगस की वगैरह की बात करते हैं तो वो कहाँ से ड्राइव होती है, हमारी एंडोडर्म से ड्राइव होती है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, तो एंडोडर्म से। जैसे हम ब्लड की बात करें तो ब्लड भी मेसोडर्म से क्या होता है, ऑरिजिनेट होता है। तो इस तरीके से वहां पे ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाता है। अब हम जो बात करेंगे वो है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर द इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा कि द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट इज कॉल्ड क्रॉनिक विलाई। जो ट्रोपोब्लास्ट होता है वहां पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, अराइज होता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रॉनिक विलाई कहते हैं। अगर हम यूट्रस को देखें, यहाँ पे स्ट्रक्चर वॉल को, इसके अंदर जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, तो इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, क्रॉनिक विलाई कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, क्रॉनिक विली या क्रॉनिक विलाई जिनको कहा जाता है, विच इज सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू, जो कि यूटेराइन टिश्यू से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। क्योंकि इम्प्लांटेशन कहां पे हो रहा है, द इनर वॉल ऑफ यूट्रस विच इज नोन एज एंडोमेट्रियम। और ट्रोपोब्लास्ट और जो यूट्रस की वॉल है इसके बीच में जो एक प्रोजेक्शन बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक विलाई कहते हैं, जो कि सराउंडेड होती है यूटेराइन टिश्यू से, क्या होती है, सराउंडेड होती है। एंड द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, वहां पे क्या होगा, द क्रॉनिक विलाई इज द यूटेराइन टिश्यू बिकम द इंटीग्रेटेड विद द ईच ऑफ द जॉइंट फ्रॉम द structure of the functional between the developing embryo and maternal body is called placenta। ये क्रॉनिक विलाई अब क्या करेगी, यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें यूट्रस के अंदर जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस होगी इनप्लांटेशन की, तो इनप्लांटेशन की प्रोसेस के बाद यहाँ पे क्या होगा, इस यूट्राइन वॉल के अंदर एक विलाई बनेगी, एक स्ट्रक्चर बनेगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगा। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यूटेराइन वॉल और मैटरनल टिश्यू से क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा। इसको क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। एम्ब्रियो के अंदर जो वहां पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी मदर टू फेटस, वो किसके थ्रू होगी, वो प्लेसेंटा के थ्रू होगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट किसके थ्रू होगी, प्लेसेंटा के थ्रू होगी। जितने भी वेस्ट मटेरियल एम्ब्रियो के अंदर बनेंगे वहां पे उसको रिलीज किसके थ्रू किया जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू इसको क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। और प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच जब यहाँ पे जो ये कनेक्शन होता है तो एक यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है ऐसे करके, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्लिकल कॉर्ड कहते हैं, एम्ब्लिकल, जिसको कॉर्ड कहा जाता है, एम्ब्लिकल
कॉल्ड, उसको हम कहते हैं द प्लेसेंटा फैसिलिटी द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको क्या करता है, वहां से उसको रिलीज करता है। एंड द प्रोड्यूस बाय द excretory waste material produced by the embryo. The placenta is the connected to embryo through the umbilical cord which help to the transport of the substance to the to and from the embryo. The placenta also act as the endocrine tissue. जो placenta होता है वो एक्ट करता है एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह। एंडोक्राइन टिश्यू का मतलब ये है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब रिलीज होता है तो वो डायरेक्टली ब्लड के थ्रू उस पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, जहां पे उसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी हार्मोन बिना डक्ट के रिलीज होते हैं डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, ऐसी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन या ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? जो डक्ट ग्लैंड होती है, जिनमें हार्मोन को रिलीज करने के बाद या एंजाइम को रिलीज करने के बाद डक्ट की हेल्प से टारगेट ऑर्गन तक क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। ऐसी ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या है, ये हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सलाइवा किसके थ्रू रिलीज हो रहा है? डक्ट के थ्रू वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो हमारे माइंड के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे सेलेट रसिका हाइपोथैलेमस में क्या है, वहां पे वो प्रेजेंट है हमारे। लेकिन वहां से जिस भी हार्मोन को या सारी की सारी ग्लैंड को वो कंट्रोल करती है, तो वो डायरेक्ट ब्लड में क्या करती है, केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करके टारगेट ऑर्गन तक क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है विदाउट डक्ट के। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा होती है वो भी एज अ एंडोक्राइन टिश्यू क्या करती है, यहाँ पे हेल्प करती है, और सेवरल हार्मोन्स को क्या करती है, यहाँ पे सिक्रीट करती है। जैसे HCG हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। दूसरा करती है HPL, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तीसरा किसको करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो यहाँ पे प्लेसेंटा है, वो प्लेसेंटा क्या करती है, एक्ट करती है एज अ एंडोक्राइन टिश्यू। तो प्लेसेंटा किसकी तरह एक्ट करती है, प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन tissue which secrete several hormone like HCG, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक और गोनेडोट्रोपिन। दूसरा करता है HPL हार्मोन which is known as human placental lactogen हार्मोन। उसके बाद किसको करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इन हार्मोन को क्या करता है, जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, रिलीज करता है। तो किसकी तरह काम करता है, प्लेसेंटा एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू विच सिक्रेट सेवरल हार्मोन लाइक HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को क्या करती है, रिलीज करती है। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी द हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सेक्रेटेड बाय ओवरी। उसके बाद ओवरी क्या करती है, एक हार्मोन को रिलीज करती है प्रेगनेंसी के बाद। जब क्या होता है, लेबर पेन होता है, तो एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज कौन करता है, ओवरी क्या करती है, यहाँ पे रिलीज करती है। और जो ओवरी होती है
वो क्या करती है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाती है ड्यूरिंग द जब क्या होगा, जब बेबी क्या होगा, जब वो बर्थ करेगा तो उस टाइम पे एंडोमेट्रियम वॉल के बाहर जो मायोमेट्रियम वॉल होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए क्या होता है, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद द हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सेक्रेटेड बाय द ओवरी। लेट अस द रिमेंबर द एचसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और ये हार्मोन जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, एचसीजी हो गया, एचपीएल हो गया, और जो हमारे पास रिलैक्सिन हार्मोन है, ये सिर्फ और सिर्फ वुमन में कब रिलीज होंगी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सिर्फ और सिर्फ रिलीज होंगे, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही क्या होंगे रिलीज। तो ये उसी टाइम पे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इन द एडिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा increase several fold, maternal fold, increase the projection. These hormone essential for the supporting the fetal growth. तो और भी हार्मोन जो होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कोलेस्टेरॉल हार्मोन का जो लेवल होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करें तो वो भी इंक्रीज हो जाता है। कॉर्टिसोल का, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन जो हार्मोन होते हैं उसका लेवल भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ताकि वो फीटल की ग्रोथ में क्या कर सके, वहां पे अपनी हेल्प कर सके। उसके बाद क्या होगा कि जब क्या होगा कि एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा तो कुछ मेटाबॉलिक क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। द मदर मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, तो इस प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन कर रहा है, मदर। जिस बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ये प्लेसेंटा ग्रो अप कर रहा है, वो इसको क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। द इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर मास सेल, जो इनर मास सेल्स है जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट की बात कर रहे थे कि आउटर जो सेल है इनको हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इसको कह रहे थे हम ट्रोपोब्लास्ट, और इनके अंदर जो मास ऑफ सेल है इसको, इसके अंदर जो सेल है इसको हम क्या कर रहे हैं, मास ऑफ सेल। तो ये डिवाइड हो जाएगी 3 पार्ट में। कौन कौन सी बात हम अभी बात कर रहे थे, इनर मास सेल एम्ब्रियो डिफरेंशिएट इनटू एंड द आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म, हम अभी बात कर रहे थे ना। तो इसके आउटर लेयर क्या होगी, एक्टोडर्म होगी, मिडिल लेयर होगी मेसोडर्म, एंड इनर लेयर क्या होगी इसकी, एंडोडर्म। इनर लेयर इज एंडोडर्म क्या होगी, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होगा। और इसके बाद क्या होगा, द soon appears between the ectoderm and mesoderm. There are 3 layers give rise to the tissue organ in adults. Need to the mentioned that our inner mass cell contain the certain cell called stem cell. अब यहाँ पे क्या होगा कि जिन भी सेल से ऑर्गन क्या होगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा इन मास सेल से, जो इनर मास सेल्स है, जब ये यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएंगी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में, तो स्टेम सेल क्या करेंगी, जो स्टेम सेल होती है, तो स्टेम सेल आपको पता है कि हम इस सेल को क्या कह सकते हैं कि ऐसे सेल्स जो ऑर्गन को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हों। जिन सेल के डिवाइड होने से ऐसे टिश्यू बने जो कि एबल हों ऑर्गन को फॉर्म करने में, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेल को कहा जाता है स्टेम सेल कहा जाता है। और ये स्टेम सेल्स क्या होती हैं, यहाँ पे इनकी क्या होती है, द पोटेंसी टू गिव राइज द ऑर्गन। तो यही स्टेम सेल्स की जो पोटेंसी होती है, ये ऑर्गन्स को क्या करती हैं, यहाँ पे अराइज करती हैं। एंड व्हाट द मेजर फीचर ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर हम बात करें कि जो 9th मंथ का पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उसमें अलग अलग क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। और उसमें अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट 12 वीक होते हैं उसमें क्या होगा, डू यू हाउ द प्रेगनेंसी डॉग एलिफेंट्स फाइंड। तो ह्यूमन की जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड होता है वो लगभग कितना होता है, 282 डेज होता है। 282 डेज क्या होता है, यहाँ पे पीरियड होता है जिसमें कि
फेटस के अंदर जो फेटस होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और उसके बाद वो वहां पे क्या हो जाता है, पार्चुरेट उसको कर दिया जाता है, उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। तो हमारी बुक में एनसीईआरटी में मेंशन है कि क्या क्या इसमें फॉर्म होता है, कैसे कैसे करके इसमें चीजें होती है। फाइंड आउट द ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म। जो फर्स्ट ऑर्गन फॉर्म होता है 1 मंथ के बाद, आफ्टर द 1 मंथ ह्यूमन हार्ट इज फॉर्म्ड। ह्यूमन हार्ट क्या होगा, बनना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। 1 मंथ के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूमन हार्ट बन जाएगा। द फर्स्ट साइन इज द ग्रोइंग फीटस मे बी द नोटिस बाय द लिसनिंग टू द हार्ट साउंड। तो पहला जो यहाँ पे क्या होगा, जो फीटस यहाँ पे ग्रो होगा, तो इस हार्ट साउंड से ही उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या किया जाएगा, वहां पे मेजर किया जाएगा कि जो हार्ट साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा 1 महीने के बाद, उसी से क्या किया जाएगा कि एम्ब्रियो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हार्ट साउंड 1 मंथ के बाद क्या हो जाएगा, सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। द फर्स्ट साइन ग्रोइंग द फीटस मे बी नोटिस द लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड। सेकंड क्या होगा, बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट। सेकंड मंथ में क्या होगा, फीटस के अंदर लिम्स डिजिट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लिम्स डिजिट का मतलब है कि उसके हाथ पैरों की जो उंगलियां हैं वो क्या हो जाएंगी, बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो लिम्स डिजिट आर फॉर्म्ड आफ्टर द सेकेंड मंथ के बाद क्या हो जाएंगी, इसमें लिम्फ डिजिट बनने क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। और उसके बाद क्या होगा, बाय द एंड ऑफ 12 वीक, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमर्स कहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म। फॉर एग्जांपल लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड इन द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द fetus एंड प्रेगनेंसी। अपीयरेंस ऑफ द हेयर्स एंड हेड आर इन 24। अब जब सेकेंड ट्राइमर्स होगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, तो उसके बाद बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स द बॉडी इज कवर्ड बाय द 5 ईयर्स एंड द आईलिड सेपरेट। तो फर्स्ट जो ट्राइमर्स होगा, फर्स्ट ट्राइमर्स के एंड में, मतलब 12 वीक के बाद क्या होगा, बॉडी में क्या हो जाएगी, जेनेटाइल ऑर्गन मूवमेंट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और सेकेंड मंथ के लास्ट में जो सेकेंड ट्राइमर्स होगा, मतलब 24 वीक के बाद में द आईलिड्स आर सेपरेट, होल बॉडी इज कवर्ड बाय फाइन ईयर। तो जो पूरी की पूरी बॉडी है वो किसके थ्रू क्या हो जाएगी, कवर्ड हो जाएगी, फाइन ईयर के थ्रू कवर्ड हो जाएगी। और जो थर्ड ट्राइमर्स होगा उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो डेवलप फीटस है वो डिलीवरी के लिए क्या हो जाएगा, वहां पे प्रिपेयर हो जाएगा। दैट क्लियर। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो 280 डेज में जो फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जो स्टेम सेल है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जिनके अंदर पोटेंसी होती है किसी ऑर्गन को फॉर्म करने की, उसके बाद जो फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, जो पहला मंथ होता है प्रेगनेंसी का, उसमें क्या होगा, हार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और वहां पे क्या हो जाएगा, हार्ट साउंड क्या होगा, यहाँ पे सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। जो सेकंड मंथ है, सेकंड मंथ के एंड में क्या होगा, लिम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, लिम्फ डिजीज क्या होंगी, बनने स्टार्ट हो जाएंगी। जो फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ट्राइमर्स होगा, उसमें क्या होगा कि जो जेनेटाइल ऑर्गन है, जेनेटाइल ऑर्गन वहां पे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बॉडी के बाहर फाइन ईयर्स आने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और जब हम सेकंड ट्राइमर्स की बात करें तो सेकंड ट्राइमर्स में क्या होगा, जो आईलिड्स होती है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फेटस डिलीवरी के लिए क्या हो जाएगा, वहां पे पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद है पार्चुरेशन एंड द लैक्टेशन। पार्चुरेशन की अगर हम बात करें, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट द 9th मंथ विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड को कितने टाइम का होता है, 9th मंथ का। और उसके बाद हम बोलते हैं द विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। उसके बाद जो यूट्रस होता है उसमें विगरस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एक हार्मोन होता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्ट करता है किस पे, जो कि मायोमेट्रियम वॉल होती है, जो मिडिल वॉल लेयर होती है किसकी, जो यूट्रस की मिडिल लेयर होती है, उसमें कुछ रिसेप्टर लगे हुए होते हैं जो ऑक्सीटोसिन को क्या करती है, रिसीव करके यूट्रस को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाती है। और जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपको पता है कि एक इंजेक्शन भी वहां पे प्रोवाइड किया जाता है मेडिकल की तरफ से, जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस है उसके थ्रू जो उस प्रोसेस को क्या किया जाए, ज्यादा करके जो फेटस है उसको एक्सपेल आउट किया जा सके बॉडी से बाहर। तो वहां पे क्या होता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ऑल the end of the pregnancy causes the expression delivery of the fetus. The process is delivery of the fetus. Child birth is called parturition, जिसको कहा जाता है। और इस parturition में क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है, वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल्स एंड द कॉजेस स्टोरेज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, विच इन टर्न द स्टिमुलेट द further secretion of the oxytocin. The simultaneous reflex between the uterine contraction and oxytocin secrete the continue resulting the stronger contraction lead to the explosion of the baby out the uterus. उसके बाद क्या हो जाता है, बेबी क्या हो जाता है, एक्सेल आउट हो जाता है। फिर जो मेमोरी ग्लैंड होती है वहां से क्या होता है, जो मदर मिल्क होता है, मदर मिल्क में क्या होता है, लैक्टेशन टाइम पे एक येलो कलर का मिल्क प्रोड्यूस होता है डिलीवरी के बाद, जिसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। और ये कोलोस्ट्रम क्या होता है, ये बेबी की इम्यूनिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, लाइक एंटीबॉडी, विटामिन, एंटीबॉडी, मिनरल्स, सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो किसकी वजह से यहाँ पे रिलीज होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये थर्ड चैप्टर था ये क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीक में हम फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। काम अपना भेजते रहें जो आप काम कर रहे हो घर पे। अगर कोई इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप पर्सनली नंबर पे मैसेज करके उसको पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा।